राजस्थान का भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, और भौतिक प्रदेश में काफी बातें मैंने आपको समझाई भी है, आपने याद भी किया होगा। एक लिस्ट मैंने आपको याद करवाई थी, शायद आपने वो लिस्ट याद कर ली होगी, तो फिर टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे अच्छे वाले। ये पूरा मैप जब इसका होगा तब क्या हुआ? नहीं 15 क्वेश्चन, ये तो बाद में होगा टेस्ट। हाँ, ये तो चल रहा है अभी, ये पूरा टॉपिक होने के बाद में इसका टेस्ट होगा। ये करवा देते ना, ठीक है। यहां से पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा समझाया था मैंने, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो हम पढ़ रहे हैं, मतलब राजस्थान के भौतिक भाग को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग में पहला तो क्या है, थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा मैदान और चौथा पठार। तो पहला पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश, और जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें हम उसकी विशेषता है वो देख रहे हैं। अब आपको बोर्ड पे देखना अच्छे से, जो मैप में लेकर आता हूं ना, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, उसको मैं पहले भी लेकर जाता हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप केवल बोर्ड पे देखो और समझो अच्छे से। देखो, मरुस्थलीय प्रदेश है तो उसका सीमांकन मैंने आपको बताया भी था और आपको याद भी होगा। सीमांकन का मतलब कि मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, तो ये मरुस्थल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। उत्तर में पंजाब और हरियाणा है, और ये मरुस्थल का क्या हो गया है, दक्षिण। यहां पर क्या है, गुजरात है। अब इसे मानो आप ये क्या है, केवल मरुस्थल है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब मरुस्थल के आप आओगे पूर्व में तो क्या है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है, या यहां पर क्या है, 50 सेमी संवर्षा रेखा है, इसके ऊपर से गुजरती है 50 सेमी 50 सेमी 50 सेमी। तो मरुस्थल की पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला या 50 सेमी संवर्षा रेखा है। अगर आप मरुस्थल के पश्चिम में जाओगे तो यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान से लगती है, वो मरुस्थल की पश्चिमी सीमा है। बस समझ में आ गया? अच्छा, इनके बीच में क्या है, मरुस्थल है, जो दिख रहा है आपको मरुस्थल। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मरुस्थल है राजस्थान के अंदर, उसकी चौड़ाई कितनी है, सब कुछ लिखा मैंने। 300 किलोमीटर ऐसे चौड़ा फैला हुआ है, 300 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। आपसे पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो 640 किलोमीटर ये लंबा है। राजस्थान में 300 किलोमीटर चौड़ा, 640 किलोमीटर लंबा एक मरुस्थल है, जिसे हम बोलते हैं थार का मरुस्थल। अब मरुस्थल के अंदर भी आपको ध्यान रखने, नदियां हैं। क्या है, नदियां हैं। यहाँ की 4 मुख्य नदियां हैं। पहली नदी यहां पर आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है लूणी। क्या नाम है, लूणी। देखो आप, अजमेर के नागपार से निकलती है लूणी नदी, फिर आगे नागौर आ गया, फिर ब्यावर, ब्यावर के बाद में जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर, और बाद में ये गुजरात में चली जाती है। ये 1 नंबर कौन सी है, लूणी नदी है। इसका मतलब ये हुआ कि मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है ना, वो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, लेकिन ध्यान रखना वो यहां से है, मध्य से, मरुस्थल के मध्य से। मरुस्थल का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये नदी बताती है कौन सी, लूणी नदी। लूणी नदी अरावली के समानांतर बहती है, दिख रही है आपको, ये अरावली है और ये क्या है, लूणी है। अब यहां देखो आप, ये है मसूरदी, ये मसूरदी, इसे बोलते हैं काकनी नदी या काक नदी। ये जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में। वो भी आपको ध्यान रखना, ऐसे बहती है, लेकिन वो रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है। दूसरी कौन सी होगी, काकनी, ऐसी का नाम है काक नदी, इसी का नाम है मसूरदी नदी, ठीक है। फिर आप देखो आगे, अब यहां पर है कातली नदी, ये सिक्कर में खंडेला के पहाड़ियों से जाती है। इसका मतलब ये ऐसे बढ़ती है, ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग है मरुस्थल का, उसका ढाल कैसा है, तो आप बताना यहाँ पे, यहां से पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। और आगे देखो आप, ऐसे एक नदी आती है, इसका नाम क्या है, गग्गर नदी। ये गग्गर नदी है, तो ये गग्गर नदी है, ये हिमालय से आती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है वो गग्गर नदी है। कौन सी है, गग्गर नदी। तो यहां देखो आप, गग्गर नदी है, उसके अलावा यहां पे कांतली नदी है, लूणी है, मसूरदी है, 4 मुख्य नदियां हैं, और भी है
लेकिन 4 मुख्य नदियां आप ध्यान रख लेना। आगे नदियां पढ़ेंगे ना तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा आगे, अभी इतना आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इस प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जैसे एक तो यहां पर आती है गंग नहर, वो केवल गंगानगर में है, इसका नाम तो है गंग नहर। और एक सतलज नदी, व्यास नदी जहां मिलती है वहां पर एक हरिके बैराज बांध बना हुआ है, यहां से एक नहर आती है, इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। पहले ये गंगानगर में है, सॉरी हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में, फिर आगे आएगी बीकानेर, फिर फलोदी, फिर ये जैसलमेर, और जैसलमेर में लास्ट में कहां तक है? मोहनगढ़ तक है, मोहनगढ़ तक। फिर आगे इसकी एक उप शाखा जाती है और बाड़मेर में गडरा रोड तक है। ऐसे तो ये क्या है? एक नहर है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर से बहुत सारी शाखाएं निकाली गई है, और शाखाएं इधर है, ऐसे बहुत सारी क्या निकाली गई है? शाखाएं निकाली गई है। शाखा मतलब पानी लेकर जाती है, बड़ी बड़ी नहरें मान लो आप, ठीक है ना, ऐसे। और इधर क्या है? लिफ्ट नहर लगी हुई है, इधर क्या है? लिफ्ट नहर लगी हुई है। तो ये पूरा क्षेत्र है ना आज रेगिस्तान का क्षेत्र, जहां पर ये इंदिरा गांधी नहर है, वो बिल्कुल हरा भरा हो गया है। क्यों? इंदिरा गांधी में पानी आता है, और पूरा पानी काम में आता है रेगिस्तान के अंदर। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखना, इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर है, ऊपर क्या है? गंग नहर है। और हनुमानगढ़ में एक नहर आती है, उसका नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। अभी मैं बोल रहा हूं ना, आगे टॉपिक आएगा आपके लिए, उसका नाम है राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। वहां डिटेल में मैप भी दिखाऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि वो थार के मरुस्थल में है। अब यहां से देखो आप, जालोर से एक नहर आती है, उसका नाम है नर्मदा नहर, ये बाड़मेर इधर जाती है। तो यहां पर नर्मदा नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर भी है, गंग नहर भी है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर भी है। ये नहरें हम पढ़ेंगे किस टॉपिक में? राजस्थान की नहर परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि रेगिस्तान में अभी क्या हो रही है? सिंचाई हो रही है। किससे? नहरों से। तो ये मेरे हिसाब से एक मैप आपको समझ में आया होगा, ये आपके नोट्स में आपको मिलेगा, थार का मरुस्थल सीमांकन व अन्य महत्वपूर्ण मैप के रूप में, ठीक है। तो आपको ये सारे मैप, जब पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा ना, उसमें सारे मैप मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं, और थार के मरुस्थल में कुल कितने जिले आते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछेंगे। तो पहले आते थे 12 जिले, लेकिन अभी क्या हुआ? राजस्थान के नए जिले बन गए हैं, तो अब नया पढ़ा रहा हूं मैं तो आप याद कर लेना। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जिले आते हैं 17। कितना आते हैं? 17। लेकिन 16 जिलों में क्या है? मरुस्थल है। शुरू में मरुस्थल नहीं है, वो एक प्रस्तावित जिला है, वहां धीरे धीरे मरुस्थल बढ़ रहा है। लेकिन आप ध्यान रख लेना कि राजस्थान के 16 जिलों में क्या है? मरुस्थल है। ये पेपर में आएगा। पहले कितने थे? 12 थे। अब जिले टूट के नहीं बन गए, जिलों की संख्या बढ़ गई है। अब कौन कौन से जिले हैं जहां पर रेगिस्तान है, वो जिले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। देखो आपके सामने ये मैप है, ये मैप आपके नोट्स में आपको मिलेगा। तो यहां पर क्या है? एक अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली पर्वतमाला के आप जाओगे पश्चिम की ओर, तो यहां क्या दिखेंगे आपको? जिले दिखेंगे, और पूरा क्या है? थार का मरुस्थल। एक बात ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला ने क्या किया है? मरुस्थल को रोका है। इसका मतलब ये एक दीवार है, दीवार की भांति खड़ी है, और इधर क्या? मरुस्थल। तो बस डायरेक्ट सीधी सी बात है, जो अरावली के पश्चिम में जिले हैं वो सारे जिले कैसे हैं? मरुस्थलीय जिले हैं। बस ये ट्रिक बना लो और सारे आप याद रखो। मैप तो आपको आना चाहिए राजस्थान का, तभी आप बता पाओगे। चलो हम एक एक करके सब पढ़ लेते हैं, कौन कौन से जिले हैं। 16 जहां पर क्या है? मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल में स्थित राजस्थान के कितने जिले? 16 जिले। तो पहले आप आराम से याद करो, तरीका बता रहा हूं याद करने का। यहां तो पड़ता है गंगानगर, और इसका भाई कौन है? हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ किससे बना है? गंगानगर से। फिर ये आ गया पूरा का पूरा शेखावाटी, चूरू आ गया, झुंझुनू और सिक्कर। यहां पर भी क्या है? रेगिस्तान है, ध्यान रखना। लेकिन सिक्कर झुंझुनू में रेगिस्तान भी है, और छोटी मोटी पहाड़ियां भी यहां पे पाई जाती है, जो कहां पढ़ाऊंगा आपको? अरावली पर्वतमाला में, ठीक है। आगे देखो आप, अब यहां पास में आ गया नागौर, और नागौर से क्या बना है? डीडवाना कुचामन,
ठीक है। और ऊपर नागौर के ऊपर क्या आता है, बीकानेर। बीकानेर में भी क्या है, रेगिस्तान है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर देखो आप, ये नया जिला बना है फलोदी, पूरा रेगिस्तानी जिला है। और पास में जैसलमेर, तो रेगिस्तानी है पूरा का पूरा। जैसलमेर से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे बाड़मेर है, और बाड़मेर से क्या बना, बालोतरा, ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है। फिर बाड़मेर के नीचे क्या आता है, जालोर, ये जालोर आ गया। और ये क्या आ गया, पाली। लेकिन पाली से बना है ब्यावर, अजमेर से बना है ब्यावर, राजसमंद से बना है ब्यावर, और भीलवाड़ा से बना है ब्यावर। 4 जिलों को तोड़ के क्या बनाया, ब्यावर। तो पाली का वो क्षेत्र जहां पे जैतारण है, ठीक है ना, वो रेगिस्तानी इलाका किस में आ गया, ब्यावर में आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि ब्यावर में भी क्या है, रेगिस्तान है। तो एक ऐसा जिला ब्यावर जो रेगिस्तान में भी आता है और अरावली पर्वतमाला में भी आता है। जहां आज ब्यावर क्षेत्र है ना, अभी जहां जिला हेडक्वार्टर है वो तो अरावली में आता है। उससे आप आगे जाओगे ना, जोधपुर से लगता हुआ, पाली से लगता हुआ क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है, रेगिस्तानी इलाका है, वहां रेगिस्तान है। तो ब्यावर को भी हम काउंट करेंगे रेगिस्तान में भी और अरावली पर्वतमाला में भी, ठीक है। अब आगे देखो आप, यहां पर एक जिला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिरोही। यहां पर विशेष रूप से बता रहा हूं आपको, यहां पे जिला आता है, इसका नाम क्या है, सिरोही। अब सिरोही यहां पर आता है, सिरोही थोड़ा रेगिस्तान में नहीं है, लेकिन अरावली के पश्चिम में है। उसका क्षेत्र देखो, माउंट आबू तो कहां गया, अरावली में आ गया, लेकिन माउंट आबू से आप आगे जाओगे ना, वो क्षेत्र अरावली के पश्चिम में आता है। तो अरावली के पश्चिम में जिले कितने हैं, 17, 16 तो ये हो गए, और 17वां कौन सा हो गया, सिरोही। तो पेपर में अगर आपसे पूछे ना कि जो राजस्थान का क्षेत्र जहां पे रेगिस्तान बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं रेगिस्तानी मार्च, रेगिस्तान का बढ़ना, तो उसमें आप क्या बताओगे, सिरोही को क्या बताओगे, सिरोही। वो सिरोही उस क्षेत्र में आता है जहां पर आपको पता है पास में रेगिस्तान है। और आपने सुना होगा कि रेगिस्तान है, उसमें क्या होता है कि भयंकर धूल भरी आंधी चलती है और बालू मिट्टी उड़ जाती है और हवा के साथ में आगे बढ़ती है। अगर आगे कोई जगह है, दीवार की बाती अरावली है, तो आगे रेत जा नहीं पाएगी, मिट्टी जा नहीं पाएगी। लेकिन आगे रोकने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर वो आगे बढ़ जाती है। उसे बोलते हैं रेगिस्तान का बढ़ना, उसे बोलते हैं रेगिस्तानी मार्च। और ज्योग्राफी में बोलते हैं मरुस्थलीकरण। क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे मरुस्थलीकरण के बारे में। क्या आपको 16 जिलों की जानकारी हुई है कि 16 जिले कौन कौन से हैं जहां पे मरुस्थल है? ये जिले हैं 16। ये मैंने सारे आपको समझा दिए हैं। कल आओगे तो पूछूंगा मैं आपसे, बताओ 4 जिलों के नाम बता दिए मैंने, इनमें से कौन सा नहीं है रेगिस्तान में। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, इनमें है और इनमें नहीं है। भाई 16 याद कर लो, समझ लो इसको। आप घर पे जाओ आराम से, रफ कॉपी है उस पर एक मैप बनाओ और बिना देख के जिलों को उसमें लिखो, आप कहां पर कौन कौन से हैं। तो 16 जिला आप लिख दोगे ना, तो फिर आपको वो परमानेंट याद हो जाएंगे। तो एक मैंने ये बता दिया जिले कौन कौन से हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो आप, अब इसकी विशेषता है, इसे हम थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता। तो पहली विशेषता देखो, अपने आप में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 100% है। तो 100% का मरुस्थल कितना है, 61.11%। अच्छा सर, इसीलिए आपने पहले लिस्ट याद करवाई थी। हाँ, इसलिए पहले मैंने लिस्ट याद करवाई थी। और वहां पे मैंने बोला भी था कि जनसंख्या अपने आप में क्या है, 100% है, उसकी 40% का है मरुस्थल में है। ये आप ध्यान रख लेना। तो ये विशेषताएं हैं, समझाते हुए आगे बढ़ता हूं, इन सबको आपको याद करना है। पहली विशेषता, क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान के 100% का कितना परसेंट है, 61.11%। ये पेपर में आएगा, इसे आप ध्यान रखना। जनसंख्या 100% की 40%, ठीक है। तापमान की बात करते हैं, गर्मियों में ये लिखा H फॉर हाई, गर्मियों में तापमान है ना 49 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, कभी कभी 47, कभी 48, लास्ट की बात करें 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यानी कि एक समझाने के लिए है, ठीक है ना, कि यहाँ पे तापमान हाई हो जाता है। क्यों, मिट्टी कैसी है, बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। और सर्दियों में क्या होता है, लो टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री, कभी कभी 0 भी हो जाता है। यहाँ पे चूरू के अंदर है ना 0, ठीक है, अभी हुआ था, अखबार में आता रहता है, मैं बता रहा हूं एवरेज। तो यहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी तापमान सर्दियों में हो जाता है, लगभग यही रहता है। जब जनवरी का महीना होता है उस समय तो आपको पता यही रहता है, ठीक है।
तो ये बात आपको समझने के लिए है। वर्षा पेपर में आएगी, मतलब ये सब 2 स्टार के है, मैंने समझा रखा है सब। वर्षा यहां पर कितनी होती है, 25 सेमी से लेके 50 सेमी क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, 25 से लेके 50 सेमी क्या होती है, वर्षा होती है। चलो आगे देखो, औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर। कहां पर, दक्षिण पश्चिम में। और उत्तर पूर्व में जाओगे कितनी है, 300 मीटर। ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, आगे देखो, हाँ ये मिट्टी पेपर में आएगी कि मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी कैसी है, रेतीली बलुई मिट्टी यानी कि बालू मिट्टी यहां पाई जाती है। ये पेपर में आएगा। बालू मिट्टी कहां पर है, रेगिस्तान में पूरी की पूरी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरिडिसोल्स। क्या बोलते हैं, एरिडिसोल्स। और एक बोलते हैं एंटीसोल्स। 2 क्षेत्र यहां पर आएंगे, एक तो आएगा एंटीसोल्स, एक आएगा एरिडिसोल्स। जब मिट्टियां पढ़ाऊंगा ना तो ट्रिक बना करके मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखो आप। नेक्स्ट, इस मरुस्थल की लंबाई कितनी है, 740 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर। ये सब आपके मैप के अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट, जलवायु 2 प्रकार की यहां पे, जहां 0 से लेके 25 तक वर्षा होती है ना, वहां शुष्क जलवायु है। और जहां पे 25 से लेके 50 होती है वहां अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। मैप भी मैंने आपको दिखाया, आगे और दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध शुष्क। सूखा क्षेत्र भी है, जैसलमेर बीकानेर में सूखा है, नागौर ये बाड़मेर यानी ये जोधपुर है, यह कैसा है, अर्ध शुष्क है। थोड़ा सूखा भी है, आधा सूखा है, ऐसा मानो। ठीक है, आगे देखो आप, वनस्पति पेपर में आएगी। वनस्पति मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मरुद्भिद। मरुस्थल मरुद्भिद, मरुस्थल मरुद्भिद। कुछ भी नहीं होता है, जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, जीरोफाइट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, मरुद्भिद। तो आप ध्यान रख लेना, मरुद्भिद वनस्पति यहां पाई जाती है। उसकी विशेषता ये होती है, पेपर में आएगी, उसकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। अरे खेजड़ी, जड़ें कैसी है, गहरी है। पत्ते छोटे होते हैं और पेड़ पे क्या मिलेंगे, कांटे मिलते हैं। और छाल क्या होती है, मोटी होती है। आप जाके देखो खेजड़ी को, छाल कैसी है, इतनी मोटी सारी, सूखी सूखी, पत्ते छोटे छोटे, और क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और जड़ें कैसी होती है, गहरी होती है। आप रेगिस्तान में जाओ, अधिकतर पेड़ पौधे झाड़ियां जो भी ना कांटेदार आपको मिलेगी। उससे क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। जैसे बेर की झाड़ी मिल जाएगी वहां पर आपको, बेर का पेड़ भी होता है, झाड़ी भी होती है। उसके अलावा वहां मिलेगी फोग, फोग ये झाड़ी होती है। उसके अलावा जाओगे वहां पे आपको केर मिलेंगे, केर, केर वहां पर है। उसके अलावा थोर मिलेगी वहां पे, उस पे कांटे अटके होते हैं बहुत सारे। थोर मिलेगी आपको। नागफणी, नाग क्या करती है, नागफणी वहां मिलेगी आपको। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने देखी नहीं है, मैंने देखी है, मैं रेगिस्तान का ठीक हूं। आपने सुना दमाड़ा है, मुजा है, हम बोलते हैं, ऐसे आप जानते नहीं होंगे उनको। बहुत सारी वहां पे घास पाई जाती है, सेवन घास है, करड़, मुरात, अंजन, मोतिया, मोतिया घास पाई जाती है उधर। क्यों, बारिश तो कम होती है, लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत बारिश होती है ना, तो ये घासें वहां पे उग जाती है। और वहां पर क्या होता है, पशु चारण, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंसे हैं, ठीक है ना, इनको वहां पे पाला जाता है। अधिकतर क्या है, बकरी और भेड़ है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये रेगिस्तान की एक बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट देखो आप, आगे लिखा है मरुद्भिद क्या है, वनस्पति है। उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। जैसे खेजड़ी है, बबूल है, फोग है, केर है, बेर है, सेवन घास है, ओक या आक मतलब आंकड़ा, ठीक है, थोर है, पीलू, पीलू क्या होता है, पेड़ होता है, जिसे बोलते हैं झाल। और इसके नाम पर क्या हो गया, जालोर। अरे जालोर में क्या मिलेंगे आपको, पीलू पेड़ मिलेंगे, पीलू फल लगता है उसके ऊपर, झाल वृक्ष होते हैं वो, तो रेगिस्तान में मिलते हैं, यहां पर है नहीं वो। तो ये पेपर में लिखा है पीलू क्या है, झाल क्या है, सेवन क्या है। तो ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति या घासें भी है। घासों के नाम आएंगे, आगे लिखवाऊंगा मैं आपको, सेवन घास, लिलोण, करड़, मुरात, अंजन, ये क्या है, ये घास है। क्या है, घास। चलो बात आपको समझ में आई होगी। प्रमुख फसलें कौन सी है, जो बाजरा यहां पर अधिक होता है, इसे काट देना, बाजरा है, मोठ, मूंग, तारामीरा, जीरा अधिक होता है यहां पे, मूंगफली भी होती है। आगे देखो नदियां कौन सी है, लूणी। इसके पास लिखो सबसे लंबी नदी, लिखा हुआ है ना, ठीक है, हाँ आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सबसे लंबी कौन सी, लूणी। फिर कातली है, गग्गर है, मसूरदी है, ये सारी नदियां मैं आपको अच्छे से
पढ़ाऊंगा। इंदिरा गांधी नहर यहां पर है, उसे क्या बोलते हैं? इस प्रदेश की जीवन रेखा। अरे लाइफ लाइन तो है, जीवन रेखा है, लोगों का जीवन चलता है किससे? इंदिरा गांधी नहर से। सर कैसे? अरे भाई उससे क्या होती है? सिंचाई होती है, फिर गेहूं, जौ, कपास सब कुछ हो रहे हैं, तो लोग अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं। ठीक है, किससे? इंदिरा गांधी नहर से। तो रेगिस्तान की जीवन रेखा बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर को। ये पेपर में आएगा तो आप ध्यान रख लेना। ढाल कैसा है? तो पूर्व से पश्चिम ये बताती है कांतली और घग्गर नदी, और उत्तर से दक्षिण बताती है कौन सी? लूणी नदी। तो ढाल ये समझने की चीजें हैं, ठीक है ना, आप ध्यान रख लेना। 16 जिले मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आपके मैप में आपको लिखे मिलेंगे और यहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैप से याद करना है, क्रम से याद करना है, तो कंप्लीट आपको याद रहेगा। तो ये बातें मैंने आपको समझाई थी, लेकिन लिखा है प्रस्तावित मरुस्थलीय जिला कौन सा है? सिरोही। एक जिला जो प्रस्तावित है वहां पे रेगिस्तान बढ़ रहा है। आगे लिखा है अरावली के पश्चिम में कितने जिले बताओ? 17 जिले हैं। कितने हैं? 17 जिले। ये आप ध्यान रख लेना। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से कुछ बातें जो आपको समझनी है। चलिए अब देखो आप, अब मैंने कहा था कि थार का मरुस्थल है ना, वो 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का क्या है? अवशेष है। इसका मतलब पहले यहां पे समुद्र लहराता था, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं आपको। आपको आपके टीचर से मतलब होना चाहिए। कोई लेट आए तो बैठ जाएगा करके, आपको देखना नहीं है। आप ही की तरह उसके 2 आंखें हैं, नाक है, हाथ है, वही है, अलग कोई विचित्र आदमी है नहीं। बस आपको बोर्ड पे देखना है तो आपको लाभ होगा। समझ गए ना? पूरा ध्यान का होना चाहिए, आपका बोर्ड पे होना चाहिए, तभी आपको बताया सारे क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। 33 सागर का अवशेष है, यानी कि यहां पे पहले समुद्र था। इसका क्या प्रमाण है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है रेगिस्तान में। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में एक भी आपको खारे पानी की झील नहीं मिलेगी, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में खारे पानी की झीलें आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे सांबर है ना, सांबर भी आपको ध्यान रखना है अरावली के पूर्व में नहीं है, वो अरावली क्षेत्र में आ जाती है वो, ये बात है, सही है, ठीक है, लेकिन वो एकदम पूर्व में नहीं है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जैसे जैसे सिक्कर में क्या है? रेवासा झील है। आप आगे नागौर में, तो नागौर में क्या है? डेगरना झील है। नागौर से बना है डीडवाना कुचामन, डीडवाना खुद खारे पानी की झील है। पास में नावा आता है, नावा क्या है? खारे पानी की झील है। पास में सांबर, आगे सांबर क्या है? खारे पानी की झील है। आप जाओ चूरू में, चूरू में ताल छापर क्या है? खारे पानी की झील है। तो ऐसे रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें ये बताती है कि पहले यहां पर क्या था? यहां पे 33 सागर था। अरे सागर मतलब महासागर में क्या होता है? पानी खारा होता है। पहला हो गया उदाहरण, ठीक है। दूसरा, महासागर में क्या होती है? मछली होती है। तो जैसलमेर में एक गांव है जिसे बोलते हैं भूतिया गांव, जहां भूत रहते हैं, उसका नाम है कुलधरा गांव। क्या नाम है? कुलधरा गांव, ठीक है। तो कुलधरा गांव कहां पर है? जैसलमेर में है, और वहां खुदाई की गई और वहां पे मछली के अवशेष मिले हैं। भाई रेगिस्तान में मछली कैसे आएगी? कोई समुद्र होगा पहले यहां पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कुलधरा गांव जैसलमेर में है और वहां पे मछली के अवशेष मिले हैं। दूसरा बता दिया मैंने। और तीसरा, जब आप यहां जाओगे तो यहां की जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक पाया जाता है। जैसे आप चले गए पंचभद्रा, मैं गया था बाड़मेर, तो बाड़मेर जब गया था तो वहां पे एक जगह आती है बालोतरा में, अभी बालोतरा में पड़ता है वो पंचभद्रा, वहां गाड़ी रुकी और पानी पीने गए मटकी का, तो मटकी का पानी पिया, पी नहीं पाए थे, मतलब पूरा पानी खारा। अरे सांबर झील के अंदर कोई नमक थोड़ी निकलता अंदर से, आसपास का क्षेत्र क्या पूरा खारा ही है। और बारिश होगी ना, जैसे पानी गया पूरा खारा हो जाएगा। ये वो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में आपको ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो पंचभद्रा भी क्या है? खारे पानी की झील है, और वो भी क्या है? रेगिस्तान में है। तो आप ध्यान रख लेना, यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे नमक की मात्रा क्या है? अधिक है। पूरा क्षेत्र कैसा है? नमकीन युक्त है। खारे पानी की झीलें पूरी इधर पाई जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या होगा? 33 सागर था। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। इस प्रदेश का 33 सागर के भाग होने के प्रमाण क्या है? तो पहला क्या जी? खारे पानी की झीलें,
खारे पानी की झीलों का होना, बहुत सारी झीलें। एक टॉपिक आएगा राजस्थान की झीलें, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। और खारे पानी की झीलें सारी कहां मिलेगी आपको? मरुस्थलीय प्रदेश में। कहां मिलेगी? मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ है कुलधरा गांव जैसलमेर में मछली का अवशेष मिला है। तो आप ध्यान रख लेना भाई, जहां पर मछली का अवशेष मिला इसका मतलब प्रमाण करता है कि यहां पर पहले क्या था, यहां पे 33 सागर था। क्या था? 33 सागर। ठीक है, आगे देखो आप। और एक यहां पे मैंने और लिखा है, इस भाग में खनिज तेलों का निकलना। ध्यान रखना, जो कोयला होता है ना, मानो कि पहले यहां पर वनस्पति थी, हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले यहां पर क्या थी? वनस्पति थी। ठीक है, भूगर्भीय हलचलें हुई होगी, ठीक है ना, तो वो पेड़ पौधे थे ना, वो जमीन में दब गए। उन दबे हुए पेड़ पौधों से क्या बना है? कोयला बना है। क्या बना है? कोयला। और यहां पे बहुत सारे जीव थे, और वो जीव है वो दब गए नीचे। उनसे क्या बना है? उनसे बना है खनिज तेल, पेट्रोलियम। तो आप ध्यान रखना, जीवाश्म होते हैं ना, उनसे क्या बनते हैं? उनसे आपको ध्यान रख लेना है, खनिज तेल बनता है। और इस क्षेत्र में जाओ आप, राजस्थान में इस क्षेत्र में क्या है? खनिज तेल है। जैसे बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बाड़मेर क्षेत्र है, बालोतरा है, जालोर है, यहां पर क्या है? खनिज तेल है। जैसे आपने सुना होगा कि मंगला तेल क्षेत्र है, रागेश्वरी तेल क्षेत्र है, ठीक है ना, कामेश्वरी है, ऐसे मैंने आपको बताए भी थे। नगर तेल क्षेत्र है। उसके अलावा एक तेल क्षेत्र मिलेगा आपको गंगानगर क्षेत्र में, एक मिलेगा आपको नागौर क्षेत्र में। जैसलमेर में गैस के भंडार पाए जाते हैं और वहां पे खनिज तेल भी है। तो रेगिस्तान का इलाका है ना पूरा का पूरा, जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, नागौर का कुछ भाग, यहां पर क्या है? यहां पे खनिज तेल है, पेट्रोलियम। और राजस्थान की पहली रिफाइनरी पंचभद्रा में लगाई गई है। क्यों? यह खनिज तेल निकलता है। तो खनिज तेल है, वो भी एक प्रमाण करते हैं कि पहले यहां बहुत सारे जीव हुआ करते थे, और सर्वाधिक जीव कहां रहते हैं? समुद्र के अंदर रहते हैं, दब गए होंगे यहां पे। उनसे क्या बन गया? खनिज तेल बन गया। पेड़ पौधे से क्या बन गया? कोयला बन गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दी है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये मैं पढ़ा रहा हूं रेगिस्तान की विशेषताएं, एक एक लाइन याद कर लेना, सारी पेपर में आएगी। राजवीर जी, ठीक है, बिल्कुल हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो आप। आगे लिखा है राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर के कुलधरा गांव, बताओ कुलधरा गांव में क्या मिला है? मछली के अवशेष। और वहां पर एक पार्क बनाया है, और वो पार्क कौन सा है? कैक्टस पार्क। अरे वहां पर क्या है? आप जाओगे ना तो उस गांव में आपको है ना क्या मिलेगी? थोर, जानते थोड़ियां? ठीक है, थोर मिलेगी, नागफणी, इस पे कांटे कांटे दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ऐसी बहुत सारी वहां पे वनस्पति लगाई गई है। उसे बोलते हैं कैक्टस पार्क। पेपर में आएगा कि कैक्टस पार्क कहां बनाया गया? कुलधरा गांव। कहां पड़ता है? जैसलमेर में। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, डरना नहीं है। उसे बोलते हैं भूतिया गांव, वहां भूत रहते ऐसा कोई लोग मानते हैं। कुलधरा गांव पहले एक अच्छा गांव था, बसा हुआ था, पता नहीं बाद में क्या हुआ, पूरा का पूरा गांव उजड़ गया। आज वहां पे कोई भी नहीं रहता है। और कहते रात में क्या आते हैं? भूत आते हैं। रात की 12 बजी है, हवा चल रही है, काली परछाई आ रही है, और ऐसे लोग डराते हैं यूट्यूब पे आकर के, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रख लेना, कुलधरा गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर में। यहां पर क्या है? मछली के अवशेष और कैक्टस पार्क, दो बातें मैंने आपको समझा दी है। चलो आगे देखो। आगे लिखा है यहां पे कि मरुस्थल में मरु वनस्पति पार्क है, इसका नाम है माचिया सफारी पार्क। ये तो जोधपुर में है, और ये मैं खुद देख आया हूं। वास्तव में यहां पर क्या है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां आपको यहां पे मिलेगी। उसके अलावा रेगिस्तान में पाए जाने वाले वन्य जीव, जैसे उदाहरण के लिए मरु लोमड़ी यहां पर है, जालोर में होता है ना भालू, भालू यहां पर है। उसके अलावा किंग कोबरा तो नहीं है, लेकिन अजगर सांप यहां पर है। गोडाउन, गोडाउन भी यहां पर है। काले हिरण पाए जाते हैं ना, काले हिरण कृष्ण मृग है। उसके अलावा चिंकारा है, वो यहां आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पर क्या देखा मैंने? लोइन, शेर यहां पर है, पिंजरे के अंदर बड़ा पिंजरा बना हुआ है। यहां टाइगर भी है, टाइगर मतलब बाघ, बाघ भी है। यहां पैंथर भी है। अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा जोधपुर शहर में, और जोधपुर शहर में एक पहाड़ी है, उसका नाम है काइलाना पहाड़ी।
वहां एक झील भी बनी हुई है, उसके ऊपर जाओगे ना तो वहां आपको पार्क दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ी देर बाद में। चलो अब ऐसा करता हूं, रेगिस्तान की कुछ बातें समझाने से पहले मुझे आपको कुछ बातें दिखानी पड़ेगी, उसके बाद में क्या जल्दी याद होता है। तो बस आप थोड़ा सा इंतजार करें और मैं दिखाने वाला हूं आपको रेगिस्तान में। देखो भाई, सबका ध्यान इधर, जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये बताओ क्या है? ये थोर है, कैक्टस। ये थोर ऐसी होती है, इसमें क्या है, कांटे कांटे होते हैं बहुत सारे। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा बचपन ही आपको पता है इनमें गुजरा है। हमारा जो बाढ़ होती है ना खेत की, उस पर क्या लगाते हैं, थोर लगाते हैं, ताकि अंदर कोई चोर नहीं आए मच्छर लेने के लिए, काकड़ी लेने के लिए, कोई बकरी अंदर ना आए। अरे सब जानते हैं, मुझे पता है, ठीक है। हाँ, कोई बकरी नहीं आए, कोई गाय नहीं है अंदर, तो ऐसी थोर होती है। उसके अलावा आपने देखी होगी, जैसे ऐसे हाथ की तरह, नाग की तरह होते हैं ना, लगे बहुत सारे ऐसे कांटे कांटे, उसको हम बोलते हैं नागफणी। क्या बोलते हैं, नागफणी। वो भी यहाँ पे बहुत सारी है। ये सब क्या कैक्टस है। ऐसा पार्क कहाँ बनाया गया, कुलधरा गांव में। कहाँ बनाया गया, कुलधरा गांव में, ठीक है। चलो ये देखो थोर, ये दिख रही है ना आपको, ये भी थोर ही है सारी, पुष्कर में मिल जाएगी आपको। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये है इंदिरा गांधी नहर, और आसपास में मरुस्थल है, लेकिन कैसा है, हरा भरा है। क्यों, यहां पर क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है। कारण ये हो गया, ठीक है। पहला देखो, बोर्ड पे देख लो आप, मैं चाहता हूं कि आपको सारी बातें याद हो, वरना आपको पता गूगल से ये सब लाना पड़ता मुझे समझाने के लिए, क्योंकि फोटो देख करके, पढ़ करके, ट्रिक बना करके सारा याद होता है। जो मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ठीक है, ये कारण ये मानो आपकी फोटो दिखाने से क्या होता है, जल्दी याद होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंदिरा गांधी नहर है, समझ में आ गया। कहां पर है, ये रेत के धोरे, इसका मतलब रेगिस्तान में क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। ऐसे गंगनेर भी ऐसी है, ऐसी क्या है, नर्मदा नहर भी है, ठीक है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर भी ऐसी है। अब आगे देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। ये मैं खुद देख के आया था, ठीक है। आप अंदर जाओगे, फिर यहां पर आपको ना बहुत सारे वन्य जीव दिखेंगे। कभी जाना जोधपुर में, ये देख के आना, ठीक है। कब, जब आप पुलिस में लग जाओ, आपके टीचर में जॉब लग जाए, उसके बाद में जाना है, अभी पढ़ाई करनी है। चलो यहां आप जाओगे ना, यहाँ आपको मोर, इधर काला हिरण है, ऐसे ये मगरमच्छ भी यहाँ पे मिलते हैं, मगरमच्छ भी यहाँ पर है, तो जगह है वहां पे। उसके अलावा बहुत सारे जीव है, मैं सारा आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मैंने बोल दिया ना, बाघ टाइगर में खुद देख के आया था, इसलिए यहाँ पे ये रेगिस्तान के अंदर देखो आप, जोधपुर तो क्या रेगिस्तान ही है, और ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, एक पहाड़ी उसके ऊपर बना हुआ है, माचा सफारी पार्क। ये देखो आप, कुलधरा, राजस्थान का भूतिया गांव, ठीक है। कुलधरा गांव की कहानी सुनाते हैं, यहाँ लोग रहते थे पहले, अभी यहाँ पर कोई रहते नहीं है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्या बना दिया, कैक्टस पार्क बना दिया। एक अलवर में आपको बताया भानगढ़ किला भी है, उसे भी क्या बोलते हैं, भूतों का किला। तो ये कल्चर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ध्यान रख लेना। तो मैंने गांव दिखा दिया, कौन सा, कुलधरा गांव, या मछली के अवशेष मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो आप, ये सम गांव है, ये हम पढ़ेंगे आगे, इसीलिए पहले दिखा देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। तो भाई सम गांव आपको दिख रहा है, वहां पर क्या है, कालबेल या नृत्य होता है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। क्यों, यहाँ पे वनस्पति नहीं है, यहाँ केवल रेत पे क्या है, धोरे है, ठीक है ना। तो पूर्णतः वनस्पति रहित गांव बोलते हैं, जैसे जैसलमेर का सम गांव को। सम तो एक तहसील भी है, सम गांव, वहां बारिश भी नहीं होती है, वहां वनस्पति भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो आप, ये ऐसे वहां पर कैमल सफारी के लिए प्रसिद्ध है, लोग घूमने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे चवने लोग जाते हैं वहां पे, ठीक है। जाने चवने किसको बोलते हो, हाँ। अब देखो आप, ये ऐसे गाड़ी लेकर जाते हैं, गाड़ी को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, इधर उधर। अब किसी के लग गई तो देखो आप, ऐसे धुआं उड़ा रहे हैं, ऊपर बैठ रहे हैं, ये क्या है, ये गांव है, कौन सा, सम गांव, ठीक है। तो आपको जाना है, आराम से ऐसे खड़े होकर देखना है, ऐसे नहीं ऐसे थार गाड़ी लेके और ऐसे घुमा रहे हो सकता है गाड़ी पलट गई तो फिर जिंदगी पलट जाएगी, ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। आगे देखो आप, देखो थार गाड़ी लेके जा रहे हैं ऐसे, पता नहीं वहां पर क्या कलाकृति दिखाते हैं। ये पूरी रेत है यहाँ पे, ये बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी ही बालू मिट्टी यहाँ पे, कहां पर, सम गांव। और जैसलमेर में आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। अब देखो आप, जैसलमेर जहां रेत के टीले हैं, वहां पर एक लाटी सीरी क्षेत्र है बॉर्डर के पास में, और वहां पर क्या है, 46 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है जहां चट्टानें पाई जाती है। और जोधपुर में एक संस्था, उसका नाम है काजरी संस्था। काजरी संस्था के वैज्ञानिक वहां गए, और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, एक ट्यूबवेल खोदा, हिंदी में बोलते हैं नलकूप,
क्या बनाया, ट्यूबवेल। और उस ट्यूबवेल में तो अथाह भंडार पानी के मिले। तो उन्होंने बोला कि यहां पर पहले क्या थी, सरस्वती नदी थी। तो आप ध्यान रखें, जैसलमेर में बिल्कुल मीठा पानी मिला है और कम नहीं है, फुल पानी है। 24 घंटे चलो आप ट्यूबवेल को। उसे बोलते हैं चंदल नलकूप। थार का घड़ा, पेपर में आएगा, थार का घड़ा किसे कहते हैं, चंदल नलकूप को कहते हैं। कहां पर है, जैसलमेर में है। और मैंने आपको दिखा दिया, देखो आप, जैसलमेर के चांदल या चंदन गांव, ठीक है, में स्थित चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। पेपर में आ चुका है, थार का घड़ा, चंदन नलकूप कहां पर है, जैसलमेर में। क्या है, एक ट्यूबवेल है। कहां पर है, लाटी सीरी क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर में है। क्या निकला, मीठा पानी। किसने निकाला, काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों ने। तो फिर क्या बोला उन्होंने कि यहां पे तो ट्रियासी काल के पानी के, मीठे पानी के जमाव है यहां पे। और सरस्वती नदी का प्रमाण बताया उन्होंने कि पहले यहां प्राचीन में क्या थी, सरस्वती नदी थी, उसका पानी यहां पे अभी इकट्ठा हो रखा है। जैसलमेर में इतना पानी, ठीक है, याद हो जाएगा ना आपको। क्या हो जाएगा, थार का घड़ा किसे बोलते हैं, चंदन नलकूप को। और चांदल फायरिंग रेंज भी कहां पर है, जैसलमेर में ही है, जहां आर्मी क्या करती है, अभ्यास करती है। वहां पे गोले हैं, बंदूकें, जो आप समझे ना, ठीक है, मिसाइल का परीक्षण होता है यहां पे। फिर देखो आप, ये एक कलाकृति है। और ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, बाटाड़ू का कुआं है। अरे कुआं मतलब बैरो, ठीक है ना, एक कुआं बना हुआ है, वो कुआं पहले का बना हुआ है। और उस कुएं के ऊपर क्या है, कलात्मक छतरियां बनाई गई हैं। देखो ऐसे, ये पूरा का पूरा मार्बल का बना हुआ है ऐसे। ये कहां पर है, ये बाड़मेर में है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थार का जल महल, रेगिस्तान का जल महल। पेपर में आ चुका है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। बाटाड़ू का कुआं कहां पर है, बाड़मेर में। तो बाटाड़ू का कुआं कहां पर है, बाड़मेर में है। उसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का, थार का जल महल कहते हैं। दिखाता हूं मैं कुआं आपको, ठीक है, डरना मत आप। अब देखो, ये कुआं है और यहां पर ये क्या है, पानी है, ये पानी यहां पे। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आप इतने समझदार हो तो ये यहां पर ये क्या सब, हाँ, ये चमगादड़ है। चमगादड़ मतलब, अरे चिमचेड़ा, ठीक है, मारवाड़ी में चिमचेड़ा, ठीक है, चिमचेड़ कहीं की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे ना, ये प्राचीन काल का है, पहले का है। और पुराना हो गया है, कौन पानी निकालता है यहां से, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, बहुत सारे चमगादड़ है। लेकिन ये एक कुआं पहले बना हुआ था। और आसपास में क्या दिखेगी आपको, यहां पे छतरियां, देखो आप, बाटाड़ू का कुआं, राजस्थान का जलमहल कह दो आप। सही नाम तो क्या होगा, रेगिस्तान का जलमहल, राजस्थान का नहीं, रेगिस्तान का जलमहल या थार का जलमहल। बताओ, थार का घड़ा किसे कहते हैं, चांदन नलकूप कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। और ये क्या है, ये रेगिस्तान का या थार का जल महल है। नाम क्या इसका, बाटाड़ू का कुआं। और कहां पर है, बाड़मेर में। बाड़मेर में फोटो दिखा दी, अब तो याद कर लोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। कुआं भी आपको दिखा दिया, या तो फिर कुआं में कूद के देखे कि कुआं है कि नहीं है, ठीक है। और तो क्या करे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो इससे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जितना मैंने समझा दिया ना, उससे एक बार हम करते हैं रीड आउट। भाई ये दिखाना पड़ा आपको, अगर इसे मैं पढ़ाऊंगा ना, जल्दी याद होगा आपको। चलिए अब इससे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इससे आगे मैंने दिखा दिया, फोटो के रूप में आपको पढ़ाता हूं। अब देखो आप सब, अब ये लिखा गया कि राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति विहीन रहित क्षेत्र कौन सा है जी, समगांव। कहां पड़ता है, जैसलमेर में। लिखो पास में, यहां पे कैमल सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की सवारी, हिंदी में क्या होता है, ऊंट की सवारी, और इसमें क्या होता है, कैमल सफारी। अगर ऐसे ही आपको याद है तो लिखने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है, समझ आते हो वैसे आप। चलो नेक्स्ट नंबर, चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। इसे आप 2 स्टार लगा दो, थार का घड़ा कहते हैं। जबकि बाटाड़ू का कुआं कहां पर है, बाड़मेर को थार का जलमहल कहते हैं। इसे भी आप लगाओ 2 स्टार, ये पेपर में आएगा तो मैं कराते पूछूंगा आपसे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया आपको।
चलो, तो मैंने आपको मरुस्थल की जो विशेषता थी थोड़ी सी मैंने आपको समझाई है। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं कि मरुस्थल है ना, अब यहां पर क्या केवल रेत के टीले नहीं है, या अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं और वो समझने के हैं भाई, नोट्स घर पे पढ़ने के हैं और यहां पर केवल समझने का है। समझो अच्छे से। रीढ़ की हड्डी क्या होनी चाहिए आपकी? सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। आराम से बैठ जाओ। अब जो मैं आपको समझाऊंगा ना वो आपको समझना है। रेगिस्तान है, यहां पर 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से दिखाता हूं मैं आपको, और पहले याद करवाता हूं, फिर फोटो भी दिखाऊंगा, साथ में याद भी करवाऊंगा। एक होता है महान मरुस्थल, एक तो क्या है? महान मरुस्थल। दूसरा आपको ध्यान रखना है चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। और तीसरा होता है पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। इसका मतलब सर मरुस्थल में अलग अलग भाग है? बिल्कुल है। आप जाओगे जैसलमेर, बाड़मेर, और वो क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी जो है ना पाकिस्तान की बॉर्डर के पास में है, रेड क्लिफ रेखा के पास में है, उस क्षेत्र में तो केवल क्या है? रेत के धोरे ही धोरे हैं, केवल रेत ही रेत दिखेगी आपको, उसे बोलते हैं महान मरुस्थल। जहां केवल क्या दिखेगी आपको? रेत ही रेत। क्या है? रेत ही रेत, बालू मिट्टी ही बालू मिट्टी मिलेगी, उसे हम बोलते हैं महान मरुस्थल। और ऐसे महान मरुस्थल को, सारा का मरुस्थल अफ्रीका है, उसे बोलते हैं इर्ग। क्या बोलते हैं? इर्ग। ये पेपर में आएगा, ऑथेंटिक बुक में लिख रखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, विशेष रूप से याद कर लेना कि महान मरुस्थल को क्या कहा जाता है? इर्ग कहा जाता है। पेपर में आ गया इर्ग क्या है? महान मरुस्थल है जहां पर क्या है? रेत ही रेत है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा चट्टानी मरुस्थल क्या होता है? ऐसा मरुस्थल जहां पर क्या है? पहाड़ियां हैं, जहां क्या है? पहाड़ी है, और पहाड़ी के चारों ओर क्या है? मरुस्थल है, उसे हम बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल, जहां चट्टानें होती है। समझ गए ना? ठीक है। और इससे सहारा का मरुस्थल में क्या बोलते हैं? हम्मादा। क्या बोलते हैं? हम्मादा, हम्मादा। याद करते रहो, आप याद कर लो। जहां पे क्या है? चट्टानी मरुस्थल है, उसे अफ्रीका में सहारा के मरुस्थल में क्या बोलते हैं? हम्मादा। हम्मादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है। पथरीला समझ पा रहे होंगे कि जहां पर बालू मिट्टी भी है और साथ में कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर भी होते हैं साथ में, फोटो दिखाऊंगा भी मैं आपको। उसे क्या बोलते हैं? पथरीला मरुस्थल। जहां पर क्या होगा? यहां पे कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर। सर इसमें भी तो पत्थर है। अरे भाई इसमें क्या? पूरी पहाड़ी है। पहले यहां पहाड़ी होगी, पहाड़ी में रेगिस्तान नहीं है, पहाड़ी के चारों ओर क्या है? रेगिस्तान, वो होता है चट्टानी मरुस्थल। लेकिन जहां पहाड़ी नहीं है, बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी के अंदर क्या मिलेंगे? कंकड़ पत्थर। बालू मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, वो क्या होता है? पथरीला मरुस्थल। और इसे सारा का मरुस्थल में क्या बोलते हैं? रेग। क्या बोलते हैं इसको? रेग। रेत नहीं, रेग। रेग, हम्मादा और इर्ग समझ में आ जाना चाहिए। एक साथ बोलना है, बताना है। बताओ, चट्टानी को क्या बोलते हैं? हम्मादा, पथरीला को रेग, और महान को इर्ग। समझ गए? कहां पर? अफ्रीका के सहारा के मरुस्थल में। और ये पेपर में आएगा। महान मरुस्थल क्या है? रेत ही रेत है। चट्टानी मरुस्थल क्या है? पहाड़ियां, उसके चारों ओर क्या है? रेत है। और पथरीला क्या है? बालू मिट्टी के साथ में क्या है? कंकड़ पत्थर है। समझ में आ गया ना? ठीक है। चलो देखो आप सब, संरचना के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, महान मरुस्थल, ऐसा प्रदेश जहां बालू ही बालू हो तथा रेत के टीले ही हो, उसे महान मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत व पाकिस्तान की सीमा के सारे, पंजाब से लेकर कहां तक है? गुजरात तक। गुजरात का जो कच्छ है ना, वहां तक फैले हुए सीमा के पास में। आगे देखो, महान मरुस्थल को सारा मरुस्थल कहां पड़ता है? अफ्रीका में। क्या बोलते हैं? इर्ग कहते हैं। इससे आप लगाओ 2 स्टार। कहा जाता है इस भाग में जलवायु कैसी है? अत्यधिक
शुष्क होती है तथा वनस्पति न्यून पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। और आपको देखना पड़ेगा यहाँ बोर्ड पे, ये देखो आप, ये क्या है, ये है महान मरुस्थल, ये रेगिस्तान अपना। अभी ये जो फोटो दिखाई मैंने, ये जैसलमेर की है, और जैसलमेर के पास में क्या है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर के पास की है लोंगे वाला पोस्ट, तन्नोट माता, समझ गए ना, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, यहाँ पे बॉर्डर है, उसके पास में केवल रेत ही रेत दिखेगी आपको, और यहाँ झाड़ियां पाई जाती है, शुष्क क्षेत्र है पूरा का पूरा, पूरा सूखा क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, ऊंट ही ऊंट मिलेंगे आपको, गाड़ी तो फंस जाएगी यहाँ पे। बीएसएफ वाले भी क्या करते हैं, ऊंट रखते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसे अफ्रीका में क्या बोलेंगे, इर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इर्ग, पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक फोटो और दिखाया मैंने, देखो आप, ऐसा ये बिल्कुल रेत ही रेत दिख रही है और कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं महान मरुस्थल, ठीक है। चलिए आगे देखो आप, 2 नंबर क्या है, चट्टानी मरुस्थल। ऐसा मरुस्थल प्रदेश जहां कठोर चट्टानें वे पहाड़ियां पाई जाती है तथा उसके चारों ओर बालू रेत पाई जाती है, उसे चट्टानी मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान में यह मरुस्थल जैसलमेर शहर, देखो आप जैसलमेर में जाओगे ना, तो जैसलमेर का किला भी पहाड़ी के ऊपर है, और चारों क्या है, रेगिस्तान है। जहां जाओगे, पोखरण है जैसलमेर में, मोहनगढ़ है, वहां पहाड़ियां हैं। 56 की पहाड़ी का मिलेगी आपको, बालोतरा के अंदर सिवाना है ना, यहाँ पर क्या 56 की पहाड़ी है। आप सिक्कर में जाओगे, या मालखेत की पहाड़ी है, तो झुंझुनू में क्या है, हर्ष की पहाड़ी है, और पास में क्या है, रेगिस्तान है। ये बिल्कुल सही है, मैं आपको बता रहा हूं। आप तो कहीं मत जाओ, आप तो मेरे गांव चलो, आसपास में जो खुंड्यास गांव है ना, पास में, खुंड्यास के पास जाओ, पहाड़ी भी है, और खुंड्यास के पास में देखो रेत का टीला भी है, देखा ना आपने, खुंड्यास का जो मंदिर बना है ना, वहां पर पहाड़ी है, और पहाड़ी के पीछे देखो आप क्या है, रेत का टीला है, वो क्या है, वो चट्टानी मरुस्थल है। आगे बढ़ो आप, आगे और गांव मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उस गांव में भी आपको पहाड़ी मिलेगी, और पहाड़ी के पास में क्या है, रेत के टीले। जैसे मेरे गांव के पास में पीलो गांव है, आपका गांव पीलवा है, तो आपको बताया काबरा बालाजी का मंदिर देखा आपने, उसके पास में क्या पहाड़ी, और पास में क्या है, रेत का टीला, तो वो क्या है, वो चट्टानी मरुस्थल है। पुष्कर जाओ आप, पुष्कर के पास में क्या है, सावित्री माता का मंदिर है, और वहां पर क्या है, पहाड़ी, और पहाड़ी के पास में क्या है, रेत का टीला है, टीले टीले वहां पे, ठीक है। और आपने देखा होगा रेत की जो आपको बताया बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी में नाम भी लिखते हैं, क्या नाम है उनका, अजय रावत जी, आपको भेजा अजय राव जी ने, तो अजय राव जी यहां पढ़ के गए हैं राजस्थान में, आपको बताया जिनका आर्ट है, कला, वो यहां पढ़ के गए हैं। और अखबार में आता है ना, उन्होंने क्या बनाया, जैसे कोई मूर्ति बनाई है, ऊंट बनाया है, ऐसी ताजमहल की कोई फोटो बनाई है, किससे, बालू मिट्टी से। वो जो है ना व्यक्ति, वो यहां पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अजय सिंह रावत उनका नाम, हाँ, जॉब करते हैं ना रेलवे में, वो यहां पढ़ के गए हैं, और उन्होंने भेजा है, आपको भेजा ना, ठीक है, हाँ, चलो कोई नहीं है। अब देखो आप सब, तो रेगिस्तान है, वहां पर चट्टान भी है, मरुस्थल भी है, वो क्या है, वो चट्टानी मरुस्थल है। उसे अफ्रीका में क्या बोलते हैं, हम्मादा, क्या बोलते हैं, हम्मादा। आगे बढ़ो आप, ठीक है। जैसलमेर शहर है एवं उसके आसपास में क्या, पोखरण से रामगढ़ के क्षेत्र तथा बालोतरा है, बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां। अब बाड़मेर में नहीं, कहां पर है, बालोतरा में है, तो यहां लिख दो बालोतरा, आपके नोट से बालोतरा है ना, हाँ, तो बालोतरा में क्या है, 56 की पहाड़ियां। और झुंझुनू में क्या है, लोहारगल पर्वत है। सिक्कर में क्या है, हर्ष की पहाड़ी, ये हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में है ना, जीन माता का मंदिर है, ठीक है। झुंझुनू में क्या है, झुंझुनू में, हाँ, लोहारगल कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, लोहारगल की पहाड़ी है, सिक्कर में क्या है, हर्ष की पहाड़ी। अरे हर्ष की पहाड़ी क्या है, जीन माता का जो मंदिर बना हुआ है ना, उस मंदिर, आप कह दो ऊपर की पहाड़ियां, मतलब जीन माता थी ना, उनके भाई थे हर्ष, हाँ, वो महादेव की पूजा करने के लिए ऊपर बैठ गए थे, बहन नीचे है और भाई साहब कहां ऊपर है, तो उनके नाम पर क्या हो गया, हर्ष पहाड़ी। और जीन माता की जो पहाड़ी है वो रेवासा गांव सिक्कर में पड़ती है ना, ठीक है। चलो आगे देखो आप, आगे लिखा है, आदि में मरुस्थल फैला है, सारा मरुस्थल में ऐसे मरुस्थल क्या बोलते हैं, हम्मादा, 2 स्टार लगाओ आप, हम्मादा। ये प्रदेश मुख्यतः क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, यहाँ पर क्या है, टीले टीले, क्या है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, लेकिन पहाड़ियों के
पास में क्या है, फिर रेत ही रेत है, बालू मिट्टी है, उसे हम क्या बोलते हैं, हममादा। फोटो दिखाऊं आपको मैं, देखो आप फोटो, ये क्या है, पहाड़ी है, ये क्या है, पहाड़ी, और पहाड़ी के पास में देखो ये क्या है, बालू मिट्टी। अरे बालू मिट्टी है पूरी की पूरी, ये बालू मिट्टी हो गई और ये क्या हो गई, पहाड़ी हो गई। तो पहाड़ी के पास में आपको ध्यान रखना है क्या है, रेत ही रेत है, तो ये समझ जाना आप। अब आ गया पथरीला मरुस्थल, पहले दिखाता हूं फोटो में आपको, ये देखो आप, ये रेगिस्तान है ना, बालू मिट्टी है, और ये क्या देखो, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, और पास में क्या है, बालू मिट्टी भी है। और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आप, ये पूरा क्या है, ये कंकड़ पथरीला है, मतलब यहां पर क्या है कि छोटे मोटे क्या है, कंकड़ कंकड़ है, और मिट्टी कैसी है, बालू मिट्टी है। यहां तो आपको कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पे पूरे के पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा मरुस्थल जहां पर क्या है, कंकड़ पत्थर है, उसे पथरीला मरुस्थल कहते हैं। और अफ्रीका में क्या बोलते हैं, रेग, क्या बोलते हैं, रेग। चलो इसको एक बार हम कर लेते हैं रीड आउट। पथरीला मरुस्थल ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जहां बालू रेत के साथ छोटे छोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं, उसे पथरीला मरुस्थल कहते हैं, जो राज्य में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। सारा मरुस्थल में इस प्रकार के मरुस्थल को रेग कहा जाता है। 2 स्टार लगाओ, रेग कहते हैं। ध्यान रहे, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। सर ये क्या है, तो ये समझाने के लिए मुझे एक फोटो दिखानी पड़ेगी। ये देखो आप सब, ये बात समझने की है, आपको ध्यान रखना है कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश किसको बोलते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश को क्यों कहते हैं, समझना है। देखो आप, ये आकृति कैसी 2D है, इससे बनाते हैं हम 3D। कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं बोलूंगा, आप समझ जाना कि सर हाँ 3D हम मान गए। ऐसे देखो आप, ये पहाड़ी बहुत ऊंची है, यहाँ पे बहुत ऊंची तो नहीं है लेकिन ऊंची तो है। ये क्या, यहाँ पे अरावली पहाड़ी है। जब मानसूनी पवनें आती है तो जब अरब सागर की आएगी ना, तो इसके समानांतर से गुजर जाएगी। यहां पर भी थोड़ी बारिश होती है, यहां तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं, तो बारिश होती नहीं है, आगे बढ़ जाती है, या फिर टकरा के वापस आएगी तो यहां पे बारिश हो जाती है। तो देखो बारिश होने के लिए क्या है, पवने हैं, बादल है, ये आते हैं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर वाली आएगी ना, तो वो तो इसके समानांतर गुजर जाएगी, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाली आएगी ना, वो पूर्व दिशा से आएगी, ऐसे आएगी, वो पवने ऐसे आएगी। ये पार्ट वैसे किसका है, जलवायु का है, फिर भी यहां समझाना पड़ेगा मुझे, आगे और समझ में आएगा। ऐसे आती है। अब होता क्या, जब यहां आएगी ना, अब दीवार की बाती खड़ी क्या है, अरावली, और अरावली से टकरा करके यहां बारिश करवाती है। कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। भाई अपने भारत में ना जो मानसून आता है, ठीक है ना, वो मानसून 2 भागों में आता है, एक अरब सागर से आता है और एक बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागर से आएगा वो ऐसे गुजर जाएगा, उसकी दिशा ऐसी होती है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाला आएगा ना, वो हिमालय से टकरा करके फिर ऐसे उसकी मतलब वो ऐसे राजस्थान में पूर्व से आएगा, ऐसे यहां आएगा, यहां टकराएगा और यहां बारिश करेगा। लेकिन यह पहाड़ी ऊंची होगी ना, अब इस पहाड़ी के इधर क्या, मरुस्थल, और यहां भयंकर गर्मी होती है उस समय। अब जैसे ये पवने हैं जो आपको बताया साथ में आएगी और बादलों को ऊपर लेकर आएगी, बादल यह बारिश करके जब ऊपर ऐसे उठ के आगे आएंगे ना, जैसे ही आगे आएंगे तो वहां पर क्या, भयंकर गर्मी है, और वो आने के बाद में आपको ध्यान रखना है, वापस चले जाते हैं ऊपर से, या तो ऊपर से चले जाए। क्यों, या गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या चाहिए वहां पे, थोड़ी नमी चाहिए, ठंड चाहिए, थोड़ा सा मौसम क्या होना चाहिए, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। उस पर क्या होता है, बारिश अधिक होती है। आपने देखा होगा जिस क्षेत्र में क्या है, वनस्पति अधिक है, थोड़ी जलवायु कैसी है, थोड़ी नम है, ठंडी है, वहां पर क्या, बारिश अधिक होती है। अब रेगिस्तान में जैसे ही बादल आएंगे, यहाँ बारिश वो करवाएंगे नहीं, ऊपर से आपको पता है बादल दिख रहे हैं और छाया करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है केवल छाया छाया हो रही है, ऐसा होता है रेगिस्तान में, उसे हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। किसका, अरावली का। तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, थार का मरुस्थल। यहां पे बारिश बहुत कम होती है। पेपर में आए पूछ ले आपसे कि बताओ अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। ऑप्शन में ए हाड़ौती पठार, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी थार का मरुस्थल। तो क्या बताओगे, थार का मरुस्थल। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए
अब यहां से हम कल पढ़ेंगे, यहां दे रखा है कि जल, अब देखो मरुस्थल मैंने समझाया आपको, अरे सुनो पहले, मरुस्थल मैंने आपको समझाया, पीछे बातें कौन कर रही है? अगर पीछे बातें करें तो मुझे बोल देना, मैं डायरेक्टर को क्लास से बाहर निकाल दूंगा, चाहे कोई भी हो। डिस्टर्ब आप हो रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं जो फालतू में यहां बातें करने आते हैं। देखो आप, मैंने केवल मरुस्थल की विशेषता आपको बताई है। कल पढ़ेंगे मरुस्थल के भाग। मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। भाई ये टॉपिक सबसे बड़ा है और यहां से क्वेश्चन भी अधिक आते हैं, तो कल आपको नोट्स मिलेंगे अच्छे वाले और भी साथ में, और इससे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। और पढ़ के आना अच्छे से, हो सकता है कल टेस्ट हो, हाँ हो सकता नहीं हो भी जाएगा आपका।